दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको सीक्रेट घर जमाई कहानी अच्छी लगती है तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर कर दिया करो। और दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 148, सीक्रेट घर जमाई। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसा कि कल हमने देखा कि समर ने कंपटीशन तो जीत लिया था, लेकिन जैसे ही वो आने की तैयारी कर रहा था इंदौर, हिमांशु का कॉल आ गया और उसने बताया कि पायल को कोई उठा कर ले गया है। पता नहीं पायल कहाँ चली गई थी। तभी समर ने हिमांशी को थोड़ा सा चुप कराने के लिए कहा। हिमांशी, मेरे लिए वेट करो, मैं तुरंत इंदौर आ रहा हूँ। ये कहते हुए समर ने फोन रख दिया। फोन रखते ही समर तुरंत जिया को उसने फोन किया। उसने उसे शहर की घेराबंदी करने और पायल को ढूंढने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त समर ने बख्तावर, इंदौर के मेयर पारुल, वशिष्ठ, अन्य लोगों को भी इस मदद के लिए बुला लिया था। समर बड़ा चिंतित था और इस घटना के पीछे छिपी असाधारण को उसने भांप लिया था। एल्डर मॉन्क अविश्वसनीय रूप से पावरफुल था। अगर दुश्मन के पास उसकी निगरानी में पायल को किडनैप करने की पावर थी, तो इसका मतलब जरूर ये होगा कि दुश्मन ने भी उसका किडनैप कर लिया था। इसका मतलब था कि दुश्मन एल्डर मॉन्क से भी ज्यादा पावरफुल था। समर को पता था कि उसने इंडिया के एंशियंट मार्शल वर्ल्ड में कई लोगों को मारा था और उसने बहुत सारे दुश्मन भी बनाए थे। जिसने भी पायल को किडनैप किया था जब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, वो निश्चित रूप से समर से बदला लेना चाहता था। समर तेजी से मुड़ा और उसने स्वाति शर्मा को ढूंढ निकाला। उसने उसे बताया कि उसकी पत्नी गायब है, तो उसे जहाज की गति बढ़ाकर इंडिया वापस जाने को कहा। स्वाति शर्मा ने इन परिस्थितियों में समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत कप्तान को जहाज की गति बढ़ाने का आदेश दे दिया। लड़ाकू जहाज तेज गति से आगे बढ़ रहा था, हवाओं का सामना कर रहा था और लहरों को चीरता हुआ इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा था। समुद्र का पानी जहाज के लिए दो भागों में बंट गया और जैसे सफेद लहरें उठने लगी। समर बड़ा चिंतित था। लड़की जहाज अभी भी उसके हिसाब से बड़ा धीमा था। वो पायल को लेकर बड़ा चिंतित था। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, डायरेक्टर स्वाति, जहाज अभी भी बहुत धीमा है, क्या ये और तेज नहीं चलाया जा सकता? स्वाति शर्मा ने भौहें सिकोड़ कर कहा, ये तो इस जहाज की सबसे तेज गति है। अब एकमात्र विकल्प हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर समुद्री जहाजों से भी तेज थे और लेकिन केवल वो कुछ चुनिंदा लोगों के पास इसे भेजने का अधिकार था। समर ने उसकी बात सुनकर सीधा पूछा, स्वाति, क्या मैं इंडिया लौटने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ? समर जानता था कि यह बड़ा ही रिक्वेस्ट की बात थी। आखिरकार उसने सामने सागर अंतहीन लग रहा था और हालांकि ग्रैंड मास्टर किंगडम का एक फाइटर हवा में चल सकता था, लेकिन उसकी ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर की थी। जाहिर है कि वो सागर को उड़कर पार नहीं कर सकता था। स्वाति शर्मा ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं अभी आपके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाती हूँ। नियमों के अनुसार किसी साधारण व्यक्ति को हेलीकॉप्टर का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब समर कोई साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं था। वो इंडिया को बहुत उसने सम्मान दिला दिया था, इसलिए स्वाति शर्मा उसके लिए नियमों को बदलाव करने के लिए तैयार थी। स्वाति शर्मा बड़ी विचारशील थी। उसने न केवल समर को एक हेलीकॉप्टर दिया बल्कि एक कुशल पायलट की भी व्यवस्था कर दी। हालांकि समर को पायलट की जरूरत नहीं थी। वो पहले शैडो ग्रुप किंग था और किसी का भी विमान को तेज उड़ाने की तकनीक में पारंगत था। अगर वो दूसरे पायलट को हेलीकॉप्टर उड़ाने देता तो निश्चित रूप से धीमी गति से उड़ाता। समर ने लायन दानव किंग, पर्पल बैट दानव किंग, ग्रीन ड्रैगन दानव किंग, सातो और राक्षस को समुद्री जहाज से ही इंडिया आने के लिए कहा और वह अपने लिए केवल शैडो ग्रुप टीम को मेंबर्स को लेकर गया। शैडो ग्रुप टीम समर ने पहले ही एक दूसरे के साथ एक मौन समझ से विकसित कर लिया था। उन्हें साथ लेकर जाना इंडिया के जल्दी से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का सबसे कारगर तरीका था। समर पायलट की सीट पर बैठ गया, जबकि समर बोल्डमैन और डेथ गॉड पीछे बैठे थे। समर ने सबसे तेज गति पकड़ी और इंडिया की तरफ चल पड़ा। समर की घबराहट के कारण उसने अपनी अधिकतम गति प्राप्त करने के बाद भी गति बढ़ा दी। हेलीकॉप्टर तुरंत ही मानो कोई मिसाइल हो वायुमंडल में एक भंवर छोड़ते हुए बाहर निकल गया। हेलीकॉप्टर की अविश्वसनीय गति, सामने से आ रही तेज हवा के कारण विमान को विंडशील्ड से लगभग फटने को हो गया था। न सिर्फ समर झुलस गया था बल्कि मोंक, बोल्डमैन और डेथ गॉड के चेहरे भी ठंडी हवा से झुलस गए थे। हालांकि किसी ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वे अपने बॉस की बेचैनी से वाकिफ थे। समर ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और पूरे रास्ते दौड़ते हुए आगे बढ़ा।
समर बिजली की तेजी से उड़ रहा था। आखिरकार हेलीकॉप्टर को इंदौर सिटी में उसने उतार ही दिया था। उसने हेलीकॉप्टर को एयरपोर्ट पर उतारने की जहमत नहीं उठाई, सीधे हॉस्पिटल की छत पर उतार दिया। हॉस्पिटल की छत पर हेलीकॉप्टर उतरता देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए थे कि आखिरकार ये कौन था और किसने इतनी हिम्मत की। हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद समर मोंक और अन्य लोगों के साथ तेजी से विमान से नीचे उतरे और पायल के कमरे की तरफ भागे। वहीं उधर मुंबई के घोस्ट किंग सेक्ट में एक आत्म साधक रहता था, लेकिन वो साधक न तो केवल घोस्ट किंग था, बल्कि न ही हेल किंग। वो साधक असल में स्काई घोस्ट एल्डर नाम का एक आदमी था। इस समय सेक्ट के विला के अंदर स्काई घोस्ट एल्डर बीच वाली कुर्सी पर बैठा था। घोस्ट किंग और हेल किंग उसके दाएं बाएं बैठे थे। हालांकि घोस्ट किंग एंशियंट मार्शल वर्ल्ड में एक रेप्यूटेड हस्ती थी, लेकिन स्काई घोस्ट एल्डर की नजर में वो कुछ भी नहीं था। वो उसे चींटी की तरह कुचल सकता था। किसी भी एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर के लिए एक आत्म साधक की उपस्थिति अविश्वसनीय रूप से डरावनी होती थी। इन लोगों के लिए वो बस कीड़े थे। स्काई घोस्ट एल्डर लगभग 100 साल का था और एक आत्म साधक की जीवन अवधि हमेशा अविश्वसनीय रूप से ऊंची होती है। वे एक औसत मनुष्य से कहीं अधिक ज्यादा जिंदा रहते हैं। उसका चेहरा पीला था, मानो कोई मृत व्यक्ति हो। उनका पूरा शरीर एक काले वस्त्र से लिपटा हुआ था। पूरा का पूरा शरीर छिपा हुआ था और केवल उसकी उंगलियां और चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उसकी उंगलियां आम इंसानों से अलग थी, लंबी और पतली पतली, बिना खून या मांस की। सिर्फ त्वचा और हड्डियां बहुत डरावनी लग रही थी। उसके नाखून भी पतले, लंबे और काले थे। उसकी तीक्ष्णता से अंधेरा रिस रहा था, जो अंधेरे में देखने में बया भयावक लग रहा था। स्काई घोस्ट एल्डर ने ठंडे स्वर में व्यंग्यात्मक लहजे में हेलकिंग से पूछा, हेलकिंग, क्या तुमने पायल को पकड़ लिया? उसकी आवाज ही ऐसी सर्द थी मानो वो नर्क में भेजा गया हो। हेलकिंग ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, मास्टर, मैं पायल को उठाकर ले आया हूँ। वो अगले कमरे में है। हेल किंग का पूरा मास्टर घोस्ट किंग था। हालांकि बाद में वो अनजाने में एक गुफा में पहुंच गया और ठीक उसी समय जब उसे स्काई घोस्ट एल्डर प्रैक्टिस कर रहा था, तो हेल किंग की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने उसे आत्म साधक के तरीके भी सिखा दिए थे। हेल किंग बड़ा बुद्धिमान था। आत्म साधना की शिक्षा मिलने के बाद वो सच्चे आत्म किंगडम के हाफ स्टेज में भी पहुंच गया था। अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हो गया था। पिछली बार जब मुंबई के कई मेन एंशियंट मार्शल आर्ट परिवार और सेक्ट ने समर पर हमला करके उसे मारने की कोशिश की, तो फायर एम्परर सेक्ट से शिवांगी ने समर को बचाने के लिए एल्डर धनराज को बुलाया था। हालांकि एल्डर धनराज को हेल किंग ने रोक लिया था और उसे मार भी डाला था। इस बार हेल किंग ने पायल को किडनैप कर लिया और वो सीधे घोस्ट किंग सेक्ट में ले आया था, न केवल समर से बदला लेने के लिए, बल्कि अपने मास्टर स्काई घोस्ट एल्डर की इच्छा के अनुसार। स्काई घोस्ट एल्डर समर के शरीर में मौजूद ड्रैगन के खून के लिए समर को मारना चाहता था। वो ड्रैगन के खून को पीना चाहता था, इसलिए उसने हेल किंग को पायल का किडनैप करने का ऑर्डर दिया था। तभी घोस्ट किंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सम्मानपूर्वक कहा, जनरल स्काई घोस्ट, हाल ही में मिली खबरों के अनुसार समर ने ड्रैगन ग्रुप एंशियंट मार्शल कंपटीशन जीत लिया और पूरे एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड पर कब्जा कर लिया। यह विश्वसनीय रूप से पावरफुल है। घोस्ट किंग अपने अधिकांश उपलब्धियों के लिए स्काई घोस्ट एल्डर का आभारी था। हालांकि उसने अपने शिष्य हेल किंग को स्काई घोस्ट एल्डर के हाथों खो दिया, फिर भी वो क्रोधित होने से बड़ा डर रहा था, फिर भी सम्मानपूर्वक बात कर रहा था। स्काई घोस्ट एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा, घोस्ट किंग, यही तो कारण है कि मैं उसे घोस्ट किंग सेक्ट में आने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। उसकी आंखें जानलेवा लग रही थी। उसने घोस्ट किंग सेक्ट के कई घोस्ट यू युद्ध बिछा रखा था और यह स्पिरिचुअल लेवल का एक व्यू युद्ध था, जिसका इस्तेमाल केवल आत्म साधक ही कर सकते थे। उसका इरादा समर को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल करना था। हालांकि स्काई घोस्ट एल्डर एक आत्म साधक था, फिर भी वह समर की पावरों को भली भांति जानता था। जिन लोगों में ड्रैगन का ब्लड था, उनमें ब्लड लाइन टोटम पावर भी थी और उसका ही घोस्ट युद्ध व्यू के अंदर समर का मांस और रक्त खाने वाला था। इससे उसकी साधना पावर बढ़ जाती। तभी हेल किंग ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, मास्टर, मैं समझता हूँ कि आपने मुझे पायल को किडनैप करने के लिए क्यों कहा, लेकिन आपने मुझे एलिस और मोंक को किडनैप करने के लिए क्यों कहा?
और आप उन्हें टाइगर ग्रुप में क्रोकोडाइल परिवार के मास्टर को उपहार में क्यों दे रहे हैं? हेलकिंग अपने मास्टर की अद्भुत पावरों से भली-भांति परिचित था। वो एक ही मुक्का मारकर पहाड़ को चकनाचूर कर सकता था। हालांकि वो क्रोकोडाइल परिवार के प्रति अपने मास्टर के व्यवहार से हैरान था। एकात्म साधक क्रोकोडाइल परिवार के मुखिया ग्रैंड मास्टर किंगडम के एक्सपर्ट स्टेज के मास्टर की सेवा क्यों कर रहा था? मानो हेल किंग की उलझन को भांपते हुए स्काई घोस्ट एल्डर ने समझाते हुए कहा, क्रोकोडाइल परिवार का मास्टर टाइगर ग्रुप के स्काई गॉड लीग से है। स्काई गॉड लीग एक सुपर क्लास बल है जिसे आत्म साधक है। आत्म साधकों में से एक ने पहले ही मेरी जान बचाई और इस बार मैं उनका एहसान चुका रहा हूँ। 30 साल पहले स्काई घोस्ट एल्डर टाइगर ग्रुप गया था और उसके दुश्मनों ने उसका पीछा किया। वो लगभग अपनी जान गंवा बैठा था, लेकिन स्काई गॉड लीग के एकात्म साधक ने उसकी मदद की और उसे बचा लिया था। इस बार आत्म साधक ने स्काई घोस्ट एल्डर को बुलाया और एलिस और एल्डर मोंक के अपहरण में उसकी मदद की, तो भी उसने यही किया। मोंक आश्रम के आश्रम मास्टर एल्डर मोंक का अपहरण क्यों हुआ, इसका स्काई घोस्ट एल्डर को भी कोई अंदाजा नहीं था। असल ये वास्तव में कारण कोई नहीं जानता था। जहां तक उसका सवाल है, दोनों लोगों को क्रोकोडाइल परिवार के मुखिया को सौंपने के बाद उसका काम पूरा हो जाएगा। वहीं उधर इंदौर में समर हॉस्पिटल के कमरे में पहुंचा। फिलहाल समर को अभी भी नहीं पता था कि पायल का किडनैप किसने किया, और मोंक को भी नहीं पता था कि उसके मास्टर का किडनैप किसने किया। हिमांशी ने समर को देखते ही कहा, जीजू आप आ गए। देखो ना, दीदी को किसी ने किडनैप कर लिया। जल्दी कीजिए, उन्हें ढूंढिए। समर को कमरे में प्रवेश करके देख हिमांशी दौड़कर उसकी बाहों में आ गई थी। हिमांशी तो बस अब एक लड़की थी और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उसने पहले ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था। वो बड़ी डर गई थी। उसके दिल में उसकी सबसे करीबी शख्सियत उसकी बहन पायल ही थी। अब जब वो किडनैप हो गई थी, हिमांशी को लगा कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई। समर ने हल्के से उसकी पीठ पर थपथपाते हुए कहा, हिमांशी रो मत, मैं यहाँ आ गया हूँ और तुम्हारी बहन को जरूर बचा लूंगा। समर हिमांशी को दिलासा दे रहा था और साथ में ही वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या था। वह सबूत और सुराग ढूंढ रहे थे। पायल और एलिस के गायब होने की साजिश किसने रची होगी? तभी मोंक ने अचानक जोर से कहा, बॉस, बिस्तर के नीचे नंबर 7 लिखा हुआ है। मोंक के शब्दों ने समर को हिलाकर रख दिया। उसने जल्दी से हिमांशी को छोड़ दिया और जल्दी से बिस्तर के नीचे की तरफ चला गया। हॉस्पिटल का बिस्तर पायल के लिए था और एलिस उसके साथ थी। ये नंबर 7 एलिस ने छोड़ा था। शैडो ग्रुप टीम कभी शैडो ग्रुप में घूमते थे। कभी कभी वो दुश्मनों को मारने के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते। हालांकि मोबाइल फोन का इस्तेमाल खतरनाक था, क्योंकि उनके ठिकाने का पता चल जाता। इसके बजाय विशिष्ट स्थानों पर संख्याएं लिखते। ये संख्याएं एक मुक्त कोड प्रणाली थी और जो अलग अलग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती थी। शैडो ग्रुप टीम के मेंबर्स के अलावा किसी को इसका कोई अर्थ नहीं पता था। नंबर 7 को देखते ही समर की आंखें भारी हो गई। जुलाई का महीना, घोस्ट का त्योहार, जहां घोस्ट खेलने के लिए बाहर आते। एलिस ने उसे घोस्ट शब्द दुश्मन से संबंध के बारे में 7 नंबर छोड़ा। समर का दिमाग तेजी से घूमने लगा, क्योंकि वो अपने इस दुश्मनों को खंगालने की कोशिश कर रहा था। एंशियंट मार्शल वर्ल्ड में उसके कई दुश्मन थे। एंशियंट और अनकन्वेंशनल सभी बड़ी संख्या में दुश्मन थे। हालांकि उनके दुश्मन में से केवल एक घोस्ट शब्द ही संबंधित था, घोस्ट किंग सेक्ट। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और मन ही मन कहा, घोस्ट किंग सेक्ट, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। समर के शरीर से हर एक इंच से हत्या का खौफ निकल रहा था। इस समय तक उसे समझ आ चुका था कि पायल का अपहरण घोस्ट सिंह सेक्ट ने किया है। घोस्ट किंग सेक्ट मुंबई के एक सुपर क्लास सेक्ट था, जो एंशियंट मार्शल वर्ल्ड का एक टॉप और 4 परिवार में से सबसे बड़ा। उनका हमेशा का प्लान था कि वो किसी तरह समर को पकड़े और उसे मार डाले। जाहिर है कि घोस्ट किंग ने समर का सबसे बड़ा दुश्मन हेल किंग था। उसके बीच की नफरत समुद्र जितनी गहरी थी और वो पहले ही जिंदगी मौत के संघर्ष में उलझ चुके थे। एक सुपर क्लास फोर्स में इतना प्रभावशाली क्या होता है? समर के दिल में उड़ती हुई किलर आत्माएं बड़ी तेज थी। उसे लग रहा था कि वो किसी भी पल फट जाएगा। समर के उदास चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आ गई। उसने अपनी टीम की तरफ देखते हुए कहा, चलो मेरे साथ घोस्ट किंग सेक्ट चलो। समर हेलीकॉप्टर में सवार होकर मुंबई की तरफ रवाना हो गया। समर को आज पता चला कि पायल को लेबर पेन शुरू होने वाला था, जिसे टाला नहीं जा सकता।
और अभी भी इम्पोर्टेंट बात यह थी कि वो किसी को भी चोट पहुंचाने उसे दे नहीं सकता था। हेलीकॉप्टर पर समर ने सीधे मुंबई में पारुल वशिष्ठ और गोपाल मेहता को फोन किया। उनसे इस शहर में अपने सभी संपर्क का उपयोग करके ये पता लगाने के लिए कहा कि उनका हेड ऑफिस आखिर कहाँ है। इसके अलावा पायल की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए समर ने स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो को कॉल किया। स्वाति को पूरे मुंबई को ब्लॉक करने के लिए कहा ताकि एक मक्खी भी उसकी नजर से न बच सके। हालांकि स्वाति अभी भी समुद्री जहाज पर थी, क्योंकि वो अभी अभी इंडिया के तट पर पहुंची थी। उसने समर से स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो के कर्मचारी की तुरंत व्यवस्था करने का वादा कर दिया। स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो के अलावा फूलपरी और शिवांगी भी समर की मदद के लिए मुंबई जाने वाले थे। चाहे वो 100 फ्लावर्स एक्ट हो या फायर एम्परर्स एक्ट, दोनों ही सुपर पावर्स समर को अपनी तरफ खींचकर उसके लिए काम करवाना चाहती थी। समर ने शैडो ग्रुप टीम के साथ इंदौर से मुंबई तक हेलीकॉप्टर उड़ाया और इसे वशिष्ठ परिवार के आंगन में उतार दिया। पारुल उनका पहले से इंतजार कर रही थी। पारुल वशिष्ठ को समर ने आखिरी बार मिले हुए काफी समय भी हो गया था। समर ने हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते ही उससे पूछा, मिस पारुल, मैंने आपको घोस्ट किंग सेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, क्या आपको उनके बारे में कुछ पता चला? पारुल वशिष्ठ ने स्थिति को गंभीरता से समझते हुए कहा, हाँ बिल्कुल समर, घोस्ट किंग सेक्ट मुंबई के पश्चिम में घोस्ट किंग विला में कुछ 100 मीटर पीछे स्थित है। वशिष्ठ परिवार मुंबई के 4 बड़े एंशिएंट परिवारों में से एक था और यह फर्स्ट क्लास का परिवार था, और इसलिए उनके लिए यह ज्यादा बड़ा खेल नहीं था कि वो उनका हेड ऑफिस कहाँ है पता लगा ले। समर की आंखों में खुशी की झलक आ गई थी। वो एक्साइटेड भी हो गया था। वो पायल को अब बचा सकता था, बशर्ते उसे पता हो कि घोस्ट किंग सेट का हेड ऑफिस कहाँ है। समर ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, मिस पारुल, मुझे किसी को बचाना है, इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और ये कहते हुए वहां के लिए तैयार हो गया। पारुल वशिष्ठ ने अपने लाल होठ खोले और कहा, समर, मैं भी अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ तुम्हारे साथ चलूंगी। घोस्ट किंग सेक्ट आखिरकार एक सुपर क्लास सेक्ट है, वो बड़ा पावरफुल है। हालांकि ये जानते हुए कि घोस्ट किंग सेक्ट वशिष्ठ परिवार की तुलना में कितना दुर्जय है, पर वशिष्ठ बिल्कुल भी नहीं डरी, क्योंकि वह समर की मदद करना चाहती थी। समर ने सिर हिलाया और पर वशिष्ठ कहा कि वह अपने पिता और वशिष्ठ परिवार के सभी कुलीन लोगों को घोस्ट किंग सेक्ट के एक साथ लेकर पहुंचे। इसके अलावा समर ने मुंबई में गोपाल मेहता को भी बुलाया। उसे मेहता परिवार में अपने साथियों को और अपने घोस्ट किंग सेक्ट में लेकर जाने के लिए कहा। गोपाल मेहता एंशिएंट 4 टॉप मास्टरों में से एक था। उसका भी परिवार बड़ा अविश्वसनीय रूप से पावरफुल था। इसी बीच शिवांगी और फूलपरी ने भी फोन करके पूछा कि समर कहाँ है। समर ने उन्हें घोस्ट किंग सेक्ट के हेड ऑफिस का स्थान बताया। समर घोस्ट किंग सेक्ट की ग्रैंड पावर और उसके आत्म साधकों से वाकिफ था। उसने इस बार बिना किसी दया से उनको मारने का प्लान कर लिया था। घोस्ट किंग सेक्ट में किसी को भी भागने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपने सभी दोस्तों को अपने साथ शामिल होने के लिए कहा, और ऐसा करने का सिर्फ उसका एक ही मकसद था। आज वो घोस्ट किंग सेक्ट को पूरा का पूरा तहस नहस कर देगा। समर तेज गति से यात्रा कर रहा था, क्योंकि उसे पायल की चिंता थी। लगभग आधे घंटे के कम समय में वो घोस्ट किंग सेक्ट के विला में पहुंच गया। घोस्ट किंग सेक्ट मुंबई के पूर्वी ग्रामीण इलाकों में स्थित था। बाहर से देखने पर वो एक बिल्कुल काला विला था, क्योंकि ये पूरी तरह से काले संगमरमर से बना था। हालांकि पारुल वशिष्ठ ने अपने जासूस से पता लगा लिया था कि घोस्ट किंग एक नीचे विशाल भूमिगत में विला है, जो वास्तव में उनका हेड ऑफिस है। काले घोस्ट किंग महल को घूरते हुए समर की आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट आ गया। घोस्ट किंग सेक्ट द्वारा पायल का अपमान किए जाने पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। समर ने कसम खाई कि वो घोस्ट किंग सेक्ट में मौजूद किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा, और आज जो भी आएगा वो उसे मार देगा। समर को करीब आता देखकर गेट पर खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोकते हुए कहा, यहीं रुक जाओ, ये घोस्ट किंग विला है, किसी भी अजनबी को अंदर जाने की अनुमति नहीं। घोस्ट किंग सेक्ट एंशिएंट मार्शल वर्ल्ड में एक हाई क्लास की पावर थी, और उनका सुरक्षा भी बड़ा अच्छा था। समर ने रेड फायर तलवार तभी निकाल ली और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें काट डाला। जहां भी रेड फायर तलवार पहुंची, तलवार की एनर्जी वहां फैल गई। उन 2 मजबूत सिक्योरिटी गार्ड के सिर रेड फायर तलवार से तुरंत कट गए। पर वशिष्ठ और वशिष्ठ परिवार के साथी समर का पीछा करते हुए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर भाव नाटकीय रूप से बदल गए थे।
उन्होंने आंखें भी आश्चर्य से भर गई थी। जो कुछ उन्होंने आगे देखा था, उनके लिए एहसास हुआ कि समर वाकई इस रेपुटेशन का हकदार है जिसका वो आनंद ले रहा है। पर्ल वशिष्ठ और वशिष्ठ परिवार ने खुद को भाग्यशाली माना कि समर के साथ उनके अच्छे रिलेशन हैं। घोस्ट किंग विला में कुछ और दर्जन भर सिक्योरिटी गार्ड थे जो शोर मचाने के बाद बाहर निकल गए। उनका लीडर एक अधेड़ उम्र का कुलीन वर्ग का व्यक्ति था। गेट पर दो पहरेदारों को मृत पड़ा देखकर सभी सिक्योरिटी गार्डों के चेहरे बदल गए। उसने तभी उनके लीडर ने पूछा, कौन हो तुम? घोस्ट किंग सेक्ट के लोगों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? ग्रैंड मास्टर किंगडम के सिक्योरिटी गार्ड की पागल चिल्लाहट में थी। उसने अपने दाहिने कोने को घुमाया और अपनी रेड फायर तलवार निकाली। इसे एक भयानक तेज तलवार की एनर्जी में भेज दिया। पावरफुल ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के सिक्योरिटी गार्ड का सिर बिना किसी आश्चर्य से काट दिया गया था। मरने से पहले उनकी आंखों में भय था। ये देखकर सभी हैरान थे कि समर ने सिर्फ एक तलवार के वार से हाई हेवन किंगडम के लेवल सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला। उनका लीडर तो जो ग्रैंड मास्टर किंगडम का मास्टर था, वो घोस्ट किंग का रक्षक था। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मुझे अभी बताओ कि घोस्ट किंग से अंडरग्राउंड विला की एंट्री गेट कहाँ है? ये कहते हुए वो जानलेवा गति से उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो समर ने फिर अपनी तलवार निकाली और एक पहरेदार का सिर समर के तलवार के प्रहार से जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने मुझे अभी नहीं बताया तो तुम्हारा भी सबका यही अंजाम होगा। मरे हुए गार्ड को देखकर बाकी लोग अपने चेहरे के भाव नहीं छिपा सके, लेकिन वो फिर भी चुप रहे। समर ने अब और बार पूछने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि सबको मारना शुरू कर दिया। हर तलवार से वो एक व्यक्ति को मार दिया। क्योंकि सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड द्वारा वो बचा गया था। छोटे बालों वाला ये आदमी आखिरकार अपने दिल में डर को नहीं दबा पाया। वो घुटनों के बल गिर गया और जोर जोर से माफी मांगने लगा। भाई 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 भाई, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे मत मारो। समर ने सिक्योरिटी गार्ड्स वाले की तरफ इशारा किया और ठंडी आवाज में पूछा, मुझे घोस्ट किंग सेक्ट के अंडरग्राउंड विला की एंट्री गेट दिखा दो। छोटे बालों वाले सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, भाई मुझे नहीं पता कि घोस्ट किंग सेक्ट का अंडरग्राउंड विला एंट्री गेट कहाँ है। मैं कैसे बता सकता हूँ? उसके बारे में तो सिर्फ हेल किंग जानता है। उसकी बात सुनकर समर ने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम्हें जिंदा रहने का क्या मतलब, जब तुम्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ है? समर ने अपनी तलवार निकाली और तुरंत उसका सिर भी काट दिया। उसी क्षण घोस्ट किंग विला में दर्जन मजबूत पहरेदार मारे गए थे। इसके बाद समर ने शैडो ग्रुप टीम की तरफ देखा और कहा, मोंक, वर्ल्डमैन और डेथ कोड, मेरे लिए घोस्ट किंग सेट के विला एंट्री गेट ढूंढो। भले ही आपको जमीन के नीचे 3 फीट खुदाई करनी पड़े, मुझे जल्द से जल्द उसका पता लगाना है। सभी लोग घोस्ट किंग सेट के एंट्री गेट तलाश करने में लग गए थे। एलिस के अलावा मोंक जानकारी इकट्ठा करने में सबसे कुशल था। कुछ देर के बाद मोंक को स्टडी रूम की किताबों की अलमारी के पीछे एक छिपा हुआ ब्लॉक मिल गया। मोंक ने जल्दी से कहा, बॉस बॉस, इस किताब की अलमारी के पीछे कुछ है। समर स्टडी रूम की तरफ दौड़ा। स्टडी रूम बहुत बड़ा था और अमीर लोगों के रूम आखिरकार बड़े ही होते हैं। 100 वर्ग मीटर में फैले विशाल स्टडी रूम में 8 पुस्तक लाइब्रेरियां थी और जिस पर अनगिनत पुस्तकें भी थी। मॉन्क ने 8वीं पुस्तक शेल्फ पर कुछ अलग से देखा, अन्य शेल्फों के विपरीत। समर फूलदान के पास गया और उसने धीरे से बाएं तरफ मोड़ दिया। फूलदान के हिलने से ही 8वीं शेल्फ दाहिने पीछे मुड़ने लगी, जिसके अंदर एक गहरा काला एंट्री गेट दिखाई देने लगा। घोस्ट किंग सेट का सीक्रेट विला 8वीं शेल्फ के नीचे था। समर ने पहले ही एक पावरफुल आभा महसूस कर ली थी। उसने एंट्री गेट खोलते हुए सभी से कहा, चलो मेरे पीछे नीचे चलो। समर पहले नीचे चला गया। यह एक रास्ता था जिसमें डरावनी काली सीढ़ियां थी। 10 मिनट तक की पैदल यात्रा के बाद समर सभी लोगों को जमीन में सैकड़ों मीटर नीचे ले गया। सबसे पहले उन्हें वहां एक चीज नजर आई। वो थी एक विशाल खाली जगह जो लगभग 10,000 वर्ग मीटर में फैली हुई थी, एक सुपर क्लास बल के रूप में। यह निर्विवाद था कि घोस्ट किंग पैलेस आर्थिक रूप से इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो कुछ 100 मीटर जमीन के नीचे इतने बड़े खर्चे उठा सकता था। केवल घोस्ट किंग सेक्ट जैसी हाई क्लास के सेक्ट ही अंडरग्राउंड एरिया को खाली करके इतनी भव्य इमारत बना सकते थे।
समर को जमीन के नीचे पहुंचते ही कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि जमीन के नीचे बड़ा खतरा है। समर ने थोड़ा इधर उधर देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि खतरा आखिर आ कहां से रहा है। तभी समर के मन में डार्क नाइट एम्परर की आवाज उठी। उसने टेलीपैथी से कहा, छोटे, अब तुम स्काई घोस्ट युद्ध व्यू में प्रवेश कर रहे हो। अभी अपनी सांस रोको और अपने आसपास के वातावरण से सावधान रहो। एक आत्म साधक होने के नाते डार्क नाइट एम्परर व्यू रचना के बारे में गहराई से जानता था। उसकी मानसिक पावर से पहले आसपास के खौफ और आतंक ने भांप लिया था, इसलिए उसने समर को तुरंत वार्निंग दी। उसकी बात सुनकर समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने तुरंत शैडो ग्रुप टीम वशिष्ठ परिवार के लोगों से कहा, सभी अपनी सांस रोक लो और आसपास के वातावरण पर ध्यान दो। समर की वार्निंग सुनकर सभी लोगों ने सांसें रोक ली। उन्होंने सावधानी से चारों तरफ देखा, हालांकि आसपास कोई नहीं था। उन्हें उदास माहौल का एहसास हो रहा था। जमीन से इतनी तेज गति में एक विशाल काला कोहरा उठा कि उसने देखते ही देखते 10,000 वर्ग मीटर नीचे से जमीन के एरिया को ढक लिया। ये पूरा काला कोहरा जो सफेद बड़ा भयानक था और एक काले गुबार में बदल गया। कोहरे ने न सिर्फ लोगों को डरा दिया था, बल्कि उनकी दृश्यता भी कम कर दी थी। काले कोहरे से घिरे समर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और न ही दूसरे लोग। तभी तस काले कोहरे से एक बड़ी सी आवाज आई। एक खूंखार घोस्ट एक एक करके सभी लोगों की तरफ बढ़े। ये क्रूर घोस्ट मनुष्य नहीं थे और वास्तव में वो मानव आकार के थे। वशिष्ठ परिवार के स्टूडेंट्स ने दयनीय चीख मारते हुए कहा, ओह, मेरा हाथ चला गया। एक के बाद एक लगातार चीखें आने शुरू हो गई। किसी ने अपना हाथ खोया तो किसी ने अपना पैर। पिशाच सेक्ट द्वारा बुलाए गए घोष्टों से अलग क्रूर घोष्ट। पिशाच सेक्ट के घोष्ट इंसान की हड्डियां या मांस नहीं खाते थे, बल्कि सिर्फ खून पीते थे। हालांकि घोस्ट किंग सेक्ट के क्रूर घोस्ट सिर्फ खून ही नहीं, बल्कि हड्डियां और मांस भी खा लेते थे। बेशक उन सभी क्रूर घोष्टों पर इंसान का कंट्रोल था। खाया गया सारा खून और मांस एनर्जी में बदल जाता और उन्हें कंट्रोल करने वाले स्काई घोस्ट एल्डर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता। समर ने कंफ्यूजन में टेलीपैथी से डार्क नाइट एम्परर से बात की। सीनियर, स्काई घोस्ट व्यू युद्ध में इतने क्रूर घोस्ट क्यों हैं? जाहिर है समर ने घोस्टों को देखा था। उसके चेहरे पर अत्यंत गंभीरता छा गई थी। डार्क नाइट एम्परर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, छोटे, ये क्रूर घोस्ट वास्तव में घोस्ट नहीं है। ये सिर्फ दुष्ट आत्माएं हैं जो मानव द्वारा कंट्रोल है और मानव आकार में परिवर्तित हो रही है। समर ने आगे पूछा, सीनियर, दुष्ट आत्माओं से मानव आकृतियां परिवर्तित हो गई, तो ये कौन सी तकनीक है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। डार्क नाइट एम्परर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, जाहिर है तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा छोटे। ये तरीका सिर्फ सेल्फ कल्टीवेटर्स इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो जरूर कोई बहुत पावरफुल सेल्फ कल्टीवेटर यहाँ होगा। तुम्हें बड़ा सावधान रहना होगा। डार्क नाइट एम्परर की आवाज भारी लग रही थी। उसे कुछ असामान्य महसूस हो रहा था। समर को ऐसा महसूस हुआ जैसा उसका दिल बैठ गया हो, क्योंकि उसने देखा कि एक क्रूर घोस्ट उसी की तरफ बढ़ रहा है। समर ने उस क्रूर घोस्ट को एक पंच मारा। उसका शरीर उड़ा दिया। हालांकि अगले ही पल वो घोस्ट अंदर की दुष्ट आत्मा फिर से बनने लगी। क्या बकवास है कि उस क्रूर घोस्ट को मारा नहीं जा सकता। समर हैरान था। उसके पंच की ताकत 10,000 किलोग्राम से अधिक थी। उसका पंच एक टाइगर को मार सकता था, लेकिन क्रूर घोस्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ। स्काई घोस्ट व्यू में बाहर खड़े होकर समर को घूरते हुए हेल किंग जोर से हंसते हुए बोला, समर, ये स्काई घोस्ट युद्ध व्यू है। तुम्हारा हमला उन बुरी आत्माओं घोस्टों को कुछ नहीं कर सकता। तुम आज निश्चित रूप से मारे जाओगे। हेल किंग को दूसरी तरफ देखकर समर का चेहरा उतर गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, हेल किंग, क्या वो तुम ही हो जिसने पायल को किडनैप किया? हेल किंग ने व्यंग करते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने ही तो पायल को किडनैप किया था। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद आकर हमारे जाल में फंस जाओगे। तुम्हें अपनी मौत की तलाश में यहाँ आए हो। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी आ गई थी। हेल किंग ने समर को लुभाने के लिए पायल को किडनैप किया, लेकिन हेल किंग के कोई भी कदम उठाने से पहले समर वहां आ गया था। यह सब स्काई घोस्ट एल्डर द्वारा पहले ही
स्थायी कर लिया गया था। समर ने थोड़ी चिंता भरी आवाज में कहा, हेलकिंग, पायल अब कैसी है? हेलकिंग ने व्यंग करते हुए फिर कहा, चिंता मत करो, वो मेरे कमरे में है। अभी मरी नहीं है, लेकिन अगर तुम मर गए तो वो जरूर मर जाएगी। समर ने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, हेलकिंग, तुमने जो ये किया उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें आज मरना होगा। उसकी आवाज में एक खतरनाक किलिंग इंटेंट आ गया था। हेल किंग को पहले ही मौत की सजा सुना दी थी, आज हेल किंग को मारना चाहता था। समर ने हेल किंग की तरफ देखना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसका मुख्य लक्ष्य स्काई घोस्ट युद्ध व्यू को तोड़ना है, और वो हेल किंग को तभी मार सकता है जब यहाँ से बाहर निकलेगा। तभी वशिष्ठ परिवार के स्टूडेंट्स फिर से बुरी तरह चीख पड़े। जिस स्टूडेंट्स का हाथ पहले खा लिया गया था, उसे क्रूर घोस्ट सीधे निकल गया। इस भयानक दृश्य को देखकर वशिष्ठ परिवार के अन्य लोग और सभी स्टूडेंट्स के चेहरे भयानक रूप से पीले और सफेद पड़ गए थे। तभी समर ने चिंता भरे स्वर में डार्क नाइट एम्परर से पूछा, सीनियर, क्या मैं इस जाल को तोड़ सकता हूँ? समर के पास एकमात्र रास्ता डार्क नाइट एम्परर की मदद लेना था। समर जानता था कि वशिष्ठ परिवार के स्टूडेंट्स उसकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन अब वो बेचारे मारे जा रहे हैं। उन्हें वास्तव में उसका दोषी महसूस हुआ। डार्क नाइट एम्परर ने समर को एक फीकी मुस्कान देते हुए कहा, छोटे, मैं व्यू रचना की बिंदु की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारा फायर और बिजली का इंपॉर्टेंट सार उन दुष्ट आत्म घोस्ट को कंट्रोल कर सकता है। शारीरिक हमले उन पर काम नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया। वो जानता था कि बुरी आत्माओं से निपटने के लिए सबसे कारगर चीज है आग, और इस बीच एक बुरी आत्मा पारुल वशिष्ठ के पास आ गई। समर ने जब देखा तो पारुल को नुकसान पहुंचाने ही वाली थी। पारुल ने कराहते हुए अपना पतला सा हाथ आगे बढ़ाया और दुष्ट आत्मा को थप्पड़ मारा। दुष्ट आत्मा तो तुरंत चकनाचूर हो गई, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे बाकी आत्माओं में कुछ हलचल हुई हो। आसपास के सभी दुष्ट आत्माएं एक साथ इकट्ठा होकर एक मानव आकार के घोस्ट के रूप ले लिया। मानव आकार का घोस्ट चीखा। उस समय का फायदा उठाया जब पारुल वशिष्ठ ने अभी अभी उसका इंपॉर्टेंट सार पी लिया था। उसका सिर काटने के लिए आगे बढ़ा। पारुल वशिष्ठ को खतरे में देखकर समर का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने दाहिने हाथ में रेड फायर तलवार घुमाई और उसे लाल लो में बदल लिया। सीधे दुष्ट आत्मा घोस्ट को काट डाला। दुष्ट आत्मा घोस्ट आग की चपेट में आ गया और उसने एक दयनीय चीख मारी। वो काले गैस का एक ढेर में बदल गया, जलकर मर गया। पारुल का आकर्षक चेहरा खुशी से भर गया था। उसने खुशी खुशी समर का शुक्रिया अदा किया और कहा, थैंक यू, मुझे देखकर हैरानी हुई कि तुमने उस घोस्ट को मार गिराया। समर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, सभी घोस्ट बुरी आत्माओं से बने हैं। ये इंसान द्वारा कंट्रोल किए हैं, इसलिए वे आग से डरते हैं। इनको आग से जलाकर मारा जा सकता है। उसकी बात सुनकर पारुल वशिष्ठ के चेहरे पर खुशी छा गई, लेकिन जल्द ही वो परेशान हो गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने जो साधना की है बल्कि वो अग्नि की नहीं, वायु का इंपॉर्टेंट सार है। समर ने जब पारुल की चिंता भरी आंखों को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, पारुल, तुम चिंता मत करो, तुम सब लोग मेरे पीछे रहो, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। पारुल हल्के से बुदबुदाई, ठीक है। उसका आकर्षक चेहरा लाल हो गया था। उसे मानना पड़ा कि जब कोई लड़का उसकी रक्षा करता है तो उसे खुशी होती है। तभी समर ने जोर से चिल्लाकर कहा, रेड फायर बाण। समर ने गुरगुराहट के साथ रेड फायर बाण तकनीक से सेकंड लेवल का इस्तेमाल किया। हालांकि सेकंड लेवल सबसे पावरफुल नहीं थे, लेकिन उसका एरिया सबसे व्यापक था। अनगिनत बाण निकल गए। जहां भी समर द्वारा तलवार जाती, दर्जनों लाल तीर तुरंत हवा में प्रकट हो जाते और जो अग्नि प्रकार के इंपोर्टेंट सार से बने थे, उन दुष्ट घोष्टों पर दर्जनों तीर छोड़े गए, जिससे वो तुरंत बुरी तरह से चीखने लगे। फिर वे लाल काले धुएं में बदल गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। स्काई घोस्ट एल्डर घोस्ट किंग सेक के कमरे में बैठा था। वो अपने ग्रुप के घोस्टों को मरता हुआ देखकर वो महसूस कर रहा था। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसको बड़ा गुस्सा भी आने लगा था। स्काई घोस्ट एल्डर अपने पैरों को मोड़कर जमीन पर बैठ गया, एक हाथ दूसरे पर रखकर जादू की मुहर बना ली और चिल्लाते हुए बोला, मेरे क्रूर घोस्ट, इन लोगों को मार डालो। उसके मुंह से एक काली चमक निकली। काली चमक व्यू में प्रवेश कर गई।
समर और अन्य पर हमला करने के लिए 1000 बुरी आत्माओं में बदल गई। 1000 दुष्ट आत्माओं को देखकर पारुल, वशिष्ठ और बाकी लोगों के चेहरे बुरी तरह से पीले पड़ गए। पहले ही दर्जन आत्माओं से बचाव करना मुश्किल था, लेकिन अब 1000 घोस्ट उन्हें चीरने के लिए तैयार खड़े थे। यहां तक कि समर ने भी दबाव महसूस किया। हालांकि समर का अग्नि प्रहार दुष्ट आत्माओं को मार सकता था, लेकिन उनके पास पर्याप्त अग्नि का इंपोर्टेंट सार नहीं था। तभी डार्क नाइट एम्परर ने टेलीपैथी से समर को कहा, छोटे, स्काई घोस्ट युद्ध व्यू का सार बिंदु तुम्हारे नॉर्थ वेस्ट से 50 कदम दूरी पर है। डार्क नाइट एम्परर की बातें सुनकर समर की आंखों में खुशी आ गई। समर को पता था किसी भी व्यू को तोड़ना उसका इंपोर्टेंट सार बिंदु को तोड़ना पहले होता। डार्क नाइट एम्परर के निर्देशों के अनुसार समर नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ गया। सार बिंदु पर एक काली दुष्ट आत्मा का पहरा था, लेकिन वो हिल नहीं सकती थी। समर को आता देखकर वो बस उसे डराने के लिए भयानक रूप से मुस्कुरा रही थी, लेकिन समर ने उसकी बात नहीं मानी। तभी समर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, रेड फायर सिल्वर मून। और समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के फोर्थ लेवल का इस्तेमाल किया। समर ने अपनी लंबी तलवार से मजबूती को घुमाया और उसने एक विशाल अग्नि चांद में बदल दिया। समर ने उसे जल्दी से हवा और भयानक बल के साथ सार बिंदु को निशाना बनाते हुए अपनी तलवार को घुमा दिया। व्यू में मौजूद दुष्ट आत्माएं तुरंत ही कटकर मर गई। समर के तलवार एनर्जी व्यू में तुरंत कट गया, जिससे ऐसी गड़गड़ाहट हुई मानो वो जमीन को चीरकर आसमान को चीर देगी। जमीन पर मकड़ी के जाले जैसे अनगिनत दरारें दिखाई देने लगी। स्काई घोस्ट युद्ध व्यूह बिना किसी निशान के एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया था। काला कोहरा गायब हो गया और सभी दुष्ट आत्माएं गायब होने से पहले बुरी तरह चीख रही थी। पारुल और बाकी सब लोग ये देखकर बड़े एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएंगे। सभी ने समर को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। घोस्ट किंग सेक्ट के कमरे में इधर स्काई घोस्ट एल्डर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने खांसी के साथ खून बाहर थूका। उसने स्काई घोस्ट युद्ध व्यू की स्थापना की थी, लेकिन अब समर ने उसे नष्ट कर दिया था। परिणाम स्वरूप व्यू उसे फिर से परेशान करने लगा और उसके ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे। न केवल उसके आसपास के लोग आश्चर्य थे, समर ने स्काई घोस्ट युद्ध व्यू को बेअसर कर दिया था, बल्कि हेल किंग भी आश्चर्यचकित था। हालांकि हेल किंग हाल में स्काई घोस्ट एल्डर का स्टूडेंट था, फिर भी वो जानता था कि उसका मास्टर एक आत्म साधक था। लेकिन उसके मास्टर की व्यू रचना को समर ने एक ही वार में बिना प्रभाव के तोड़ दिया था। तभी समर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हेल किंग, आज वो दिन है जब तुम मरोगे। और ये कहते वो हेल किंग की तरफ चल पड़ा। हेल किंग और समर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, इसलिए आज उनमें से एक को तो मरना ही पड़ेगा। समर हेल किंग को मारना चाहता था, क्योंकि वो एक सांप था। अगर वो सावधान नहीं रहा तो उसकी पीठ पर काट लेगा। समर के हर कदम के साथ एक गड्ढा बनता जा रहा था। उसकी ताकत अद्भुत थी और न सिर्फ वो छेद दिखाई देने लगे, बल्कि समर का किलिंग इंटेंट उसके हर कदम के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। जब तक वो हेल किंग के सामने पहुंचा, उसके शरीर के चारों तरफ एक जानलेवा आभा फैल चुकी थी। वहीं समर की धमकी सुनकर हेल किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मत सोचो कि तुम अजय हो गए हो क्योंकि तुमने व्यू को तोड़ दिया। मैंने आत्मसादा तकनीकों की प्रैक्टिस की। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूं। और ये कहते हुए उसने एक काला ब्लेड निकाला। काला ब्लेड अंगुल चौड़ा और 2 मीटर लंबा था। उसकी सतह पर एक खोपड़े की आकृति थी। ब्लेड से बुरी आत्माएं निकल रही थी। समर की आंखें अचानक गंभीर हो गई, क्योंकि उसे ब्लेड से आती ठंडक का एहसास हो गया था। उसकी रेड फायर तलवार के वो बिल्कुल समान थी। समर को मामले की गंभीरता से लेना पड़ा। उसने तुरंत अपनी रेड फायर तलवार निकाल ली। हालांकि समर पावरफुल था, फिर भी उसे अपनी ताकत तो लगानी ही पड़ेगी। हेलकिंग समर की रेड फायर तलवार को देखकर हैरान रह गया। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या तुम्हारे पास एक हाई क्लास का स्पिरिचुअल हथियार है? हेलकिंग जानता था कि उसका ब्लेड उसे आत्मसाधक स्काई घोस्ट एल्डर ने दिया था, इसलिए वो सोच रहा था कि क्या समर के पीछे भी कोई आत्म साधक था। इस पल हेल किंग ने उसको घृणा वापस ले ली। उसने समर को गंभीरता से नहीं लिया था, बल्कि उसे लग रहा था कि समर केवल एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर है। लेकिन जब उसने देखा कि समर के पास एक हाई क्लास का स्पिरिचुअल हथियार है, तो उसे भी सतर्क होना पड़ेगा।
एक सामान्य हथियार तलवार इम्पोर्टेंट नहीं दिखाई दे सकता, लेकिन स्पिरिचुअल हथियार दिखाई देता, और यह अपने उपयोगकर्ता के हमले को 2 गुना बढ़ा भी सकता था। तभी हेल किंग जोर से चिल्लाया, घोस्ट ब्लेड तकनीक। उसने अपने मास्टर द्वारा सिखाए गए हमले का तुरंत इस्तेमाल कर दिया। ये एक दुष्ट ब्लेड की तकनीक थी जो घोस्ट ब्लेड के साथ तालमेल बैठाती थी। उसने एक ही झटके में हवा को 2 हिस्से में बांट दिया और एक दरार पैदा कर दी। अंधेरा घना अंधेरा था और बेहद डरावना था, चाहे जगह भी हो या जमीन। ब्लेड जहां से भी गुजर रहा था सबको काटता जा रहा था। समर ने भी जोर से चिल्लाते हुए कहा, रेड फायर विस्फोट। समर जानता था कि उसने अपनी रेड फायर तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। तलवार और ब्लेड आपस में टकरा गए, जिससे बहरा कर देने वाली आवाजें गूंजी। भीड़ के चेहरे पीले हो गए थे। कुछ लोग पीछे हट गए थे। समर और हेल किंग दोनों एक एक कदम पीछे हटे। टक्कर पिछली बार की तुलना में अधिक जोरदार थी। समर को लगा कि हेल किंग अधिक पावरफुल हो गया है, क्योंकि वो पहले भी एक हमले में हेल किंग को मार सकता था। फिर भी समर ने अपना दाहिना हमला पहला किया। उसके बाद 3 और हमले भी किए। इसके अलावा समर के पास अभी भी ब्लड लाइन टोटम पावर और फायर ड्रैगन फिस्ट भी थी। समर हेल किंग को एक मुक्का मार सकता था, लेकिन उसका इंपोर्टेंट सार खत्म हो जाएगा। वो घोस्ट किंग और आत्म साधक का मुकाबला करने के लिए कमजोर हो जाएगा। समर जानता था कि हेल किंग के पीछे एक आत्म साधक है। हेल किंग को मारने के अलावा उसे आत्म साधक और घोस्ट किंग के बाकी लोगों को मारना था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समर ने तलवार के दूसरे हमले का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। उसने धीरे से चिल्लाते हुए कहा, रेड फायर बाण। इस बार हमले की शुरुआत समर ने की और हवा में बहुत सारे रेड फायर के बाण छोड़ दिए। हेल किंग के हाव भाव बदल गए। उसने भी अपना दूसरा वार करते हुए चिल्लाकर कहा, घोस्ट ब्लेड स्प्रिट। इससे हवा में एक काली आत्माएं फैल गई। ये दुष्ट आत्माएं अत्यंत ठंडी और डरावनी थी। वे बाणों से टकराकर फट गई। असली अग्नि एनर्जी और आत्माओं के बीच टकराव पहली बार हो रहा था, जो जबरदस्त था। जमीन पर अब दरारें नहीं पड़ी, बल्कि वह ऐसे पलट गई जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। इस बार उनमें से प्रत्येक को 4 कदम पीछे हटना पड़ा। टक्कर पिछली बार की तुलना में अधिक जोरदार थी। तभी डार्क नाइट एम्परर ने मन ही मन समर से कहा, हेल किंग ने आत्म साधक तकनीक की प्रैक्टिस की, बड़ा पावरफुल है। तुम उसे अकेले अपनी तलवार से नहीं मार सकते छोटे। समर ने कंफ्यूज होकर पूछा, तो सीनियर मुझे क्या करना होगा? डार्क नाइट एम्परर ने कॉन्फिडेंस से कहा, कोई भी बुरी चीज बिजली के चपेट में आ सकती है। तुम आकाशीय बिजली रत्न से इस्तेमाल से एक बार हमला कर सकते हो और उसे घोस्ट ब्लेड को बेअसर कर सकते हो। फिर तुम उसे अपनी तलवार से मार सकते हो। समर पहले से ही हेल किंग पर हमला करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कितना कारगर होगा। आखिरकार वो एक हाई क्लास का स्पिरिचुअल हथियार था। डार्क नाइट एम्परर से पुष्टि करने के बाद समर बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन ये जानता था कि उसके पास सिर्फ एक ही मौका है। समर ने अपना आकाशीय बिजली रत्न निकाला और उसमें लाइफ एनर्जी इंजेक्ट कर दी। उसने पीछे हटने का नाटक भी किया ताकि किसी को पता ना चले। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हेल किंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम पायल को रिहा कर दो तो अपनी जान ले लो। मैं तुम्हारी लाश को सकुशल छोड़ दूंगा। अगर नहीं तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों गायब हो जाएंगे। अंतिम संस्कार के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर हेल किंग हंसा। उसकी आंखें उपहास से भर गई थी। उसने सोचा कि समर सिर्फ शेखी भगा रहा है। वो जोर से चिल्लाया, घोस्ट ब्लेड 3 लगातार झूले और समर की तरफ घुमा दिया। घोस्ट ब्लेड के लगातार 3 वार किए और उसके सबसे पावरफुल हमले थे। वह हवा को चीरते हुए 3 बड़ी काली दरारें बना गई। आकाश में विस्फोट हुए और उसे मार देने वाली एनर्जी चारों तरफ फैल गई। तभी समर ने हाथ में आकाशीय बिजली रत्न लेकर बिजली के देवता से प्रार्थना करते हुए कहा, बिजली के देवता, प्लीज मुझे अपनी पावर उधार दीजिए। इस कमीने पर प्रहार कीजिए। उसकी हरकत देखकर हेल किंग और जोर से हंसा, क्योंकि उसे लगा कि समर अभी भी शेख ही भगा रहा है। इससे पहले कि हेल किंग के चेहरे की मुस्कान गायब हो पाती, एक लाल बिजली प्रकट हुई और हेल किंग की तरफ टूट पड़ी। उसको देखकर हेल किंग डर गया। उसकी चालें स्वाभाविक रूप से दुष्ट थी और इसलिए वो बिजली और आग जैसे शुद्धिकरण पावर के सामने कमजोर पड़ गया। हेल किंग को समझ नहीं आया कि बिजली यहाँ कहां से आ गई, क्योंकि वो जमीन के सैकड़ों नीचे थे।
यहाँ तक कि सतह पर भी गड़गड़ाहट को रोकने के लिए बिजली की छड़ भी थी। हेल किंग जानता था कि ये बिजली का शिकार नहीं हो सकता। हेल किंग भागना चाहता था, लेकिन बिजली बड़ी तेज थी। आवाज में आकर उसने अपना ब्लेड हवा में उछाल दिया और ब्लेड एक दुष्ट स्पिरिचुअल हथियार था। उसमें दुष्ट आत्माएं थी। बिजली उसके दुष्ट स्वभाव से आकर्षित होकर सीधे ब्लेड पर गिरी। घोस्ट ब्लेड टुकड़ों में टूट गया। बिजली के हमले से तहत गायब हो गया था। हेल किंग बिजली से बचने में सफल रहा, क्योंकि घोस्ट ब्लेड ने उसके लिए इसे ब्लॉक कर दिया। हालांकि समर थोड़ा निराश था, क्योंकि वो चाहता था कि बिजली हेल किंग को मार डाले, लेकिन हेल किंग ने अपनी जान बचाने के लिए ब्लेड से चतुराई दिखा दी। समर के हमले अभी भी पूरी तरह से निपुण नहीं थे। हालांकि वो हमला करने के लिए बिजली को बुला सकता था, लेकिन ये बिजली के सटीक लक्ष्य और दिशा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आखिरकार बिजली की कोई अपनी चेतना नहीं। हालांकि हेल किंग सुरक्षित था, फिर भी उसका स्पिरिचुअल हथियार खत्म हो गया था। तभी समर जोर से चिल्लाया, रेड फायर वेव, और उसने अपना तीसरा हमला कर दिया। यज्ञ लहर बनी और अपनी पावर और दबाव के बाद हेल किंग की तरफ बढ़ गई। हेल किंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसे एहसास हुआ कि वो बिना पंजों के बाघ वाले की तरह था, और क्योंकि उसने अपना हथियार खो दिया, वो जोर से चिल्लाया, घोस्ट किंगडम। इस इंपोर्टेंट पल में हेल किंग ने अपना किंगडम एक्टिवेट कर दिया। पूरा इलाका काली रोशनी से ढक गया। बुरी आत्माएं उसमें भरी हुई थी। एक ग्रैंड मास्टर किंगडम का 10 मीटर का किंगडम, जबकि सच्चे आत्म किंगडम का 20 मीटर का किंगडम। ये कहना जरूरी था कि हेल किंग की ताकत बढ़ गई थी। ये काफी बढ़ गया था। हालांकि अग्नि तरंग पावरफुल थी और बुरी आत्माओं का प्रतिरोध कर सकती थी, फिर भी घोस्ट किंगडम में बहुत सारी बुरी आत्माएं थी। समर के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि वो जानता था कि यह किंगडम कितना पावरफुल है। समर जोर से चिल्लाया, गुरुत्वाकर्षण किंगडम। और जैसे ही उसने सोचा, गुरुत्वाकर्षण किंगडम आत्माओं को धीमी करके उनकी गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने में सफल रहा। दुष्ट आत्माएं घोस्ट किंगडम में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने में सक्षम थी, लहर से बचने में भी सक्षम थी, लेकिन अब वे उससे नहीं बच सकती थी, क्योंकि समर के गुरुत्वाकर्षण किंगडम से उनकी गति धीमी हो गई थी। बड़ी संख्या में बुरी दुष्ट आत्माएं उसमें फंस गई और जल गई। समर ने आग में और कुछ डालने का फैसला किया, क्योंकि घोस्ट किंगडम बहुत बड़ा था। वो जोर से चिल्लाया और उसने कहा, फायर किंगडम। समर ने एक बार फिर अपना किंगडम एक्टिवेट कर दिया। समर का प्लान था कि पहले गुरुत्वाकर्षण किंगडम से आत्माओं की गति को धीमा करेगा, और फिर वो फायर किंगडम से उनको जला देगा। हेल किंग के मुंह से लगातार खून निकलने लगा था। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था, और उसके मूल लाइफ एनर्जी घोस्ट किंगडम का निर्माण हुआ था, और वो बुरी तरह से अब घायल हो चुका था। हेल किंग ये देखकर हैरान था कि समर कितना पावरफुल था। न सिर्फ उसका अनकन्वेंशनल हाई लेवल स्पिरिचुअल हथियार नष्ट हो गया, बल्कि उसका घोस्ट किंगडम भी नष्ट हो चुका था। सौभाग्य से हेल किंग आत्म साधक स्काई घोस्ट एल्डर का स्टूडेंट था। उसने कुछ आत्म साधना की तकनीक ली थी, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो कब का मर चुका होता। समर ने तभी रेड फायर तलवार से अपनी लाइफ एनर्जी मिला दी, और ये हर एक चीज को चीर सकती थी। तलवार में एक ही वार में हेल किंग का हाथ कट गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। हेल किंग ने समर पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाह काटने की, कमीने। वो इस बात से नाराज था कि उसका हाथ दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन तभी बिना कुछ कहे समर ने उसका दूसरा हाथ भी काट दिया। इस समय हेल किंग की दोनों भुजाएं कटकर जमीन पर गिर पड़ी थी। तभी समर ने मजाकिया स्वर में कहा, हो मैंने तो पहले भी कहा था, अगर तुम अपनी जान खुद ले लोगे तो मैं तुम्हारे शरीर का हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब देखो क्या हो रहा है। समर इस बात से नाराज था कि हेल किंग ने पायल को तब किडनैप किया जब वो गर्भवती थी। हेल किंग को हजारों बार मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तभी हेल किंग अचानक घूम गया। घोस्ट किंग सेक्ट के लोगों की तरफ देखते हुए चिल्लाया, मास्टर मुझे बचाइए। हेल किंग को पता नहीं था कि उसके मास्टर अपनी व्यू रचना के नष्ट होने से घायल हो गए थे। स्काई घोस्ट एल्डर रिकवरी कर रहा था और बाहर नहीं आ पा रहा था। स्काई घोस्ट एल्डर अभी भी बाहर नहीं आ सकता था। घोस्ट किंग की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने देखा कि हेल किंग कितनी बुरी तरह से घायल हो गया था। उसने समर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, समर यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें हेल किंग को मारने की अनुमति नहीं दूंगा। लेकिन तभी समर ने अचानक अपनी तलवार घुमाई और हेल किंग का सिर काट दिया। उसके खून बहने लगा। एक ही झटके में हेल किंग मर गया। हेल किंग का सिर ऊपर उठा और समर की तरफ देखा। उसकी नजरें नफरत और पछतावे से भरी हुई थी।
समर ने उसके सिर की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, उम्मीद है कि तुम अगले जन्म में मेरे दुश्मन नहीं बनोगे। समर जानता था कि दुश्मन के साथ व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका उसे मार डालना। उसे कहाँ भेजना है, यह तय करना भगवान का काम था। वहीं घोस्ट किंग नाराज था, क्योंकि समर ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, समर, तुमने हेल किंग को मारने की हिम्मत कैसे की? हेल किंग घोस्ट किंग का स्टूडेंट था और वो स्काई घोस्ट एल्डर का भी स्टूडेंट था। उसे हेल किंग बड़ा पसंद था। अब जब हेल किंग मारा गया तो घोस्ट किंग बड़ा नाराज हो गया। तभी समर ने ठंडे स्वर में ऑर्डर देते हुए कहा, तुम घोस्ट किंग सेक्ट के घोस्ट किंग हो। मैं चाहता हूं कि तुम अभी मर जाओ। घोस्ट किंग 50 साल का आदमी था, लेकिन वो सिर्फ 35-40 साल का लग रहा था। एकमात्र कमी यह थी कि उसका चेहरा बड़ा पीला था। और यह सुनकर कि समर ने उसे मरने के लिए कहा, घोस्ट किंग का चेहरा ठंडा हो गया। घोस्ट किंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम बिल्कुल अपने पिता कोंकण थर्ड मास्टर नेंद्र भारद्वाज जैसे हो, बहुत घमंडी। समर ने उसकी बात सुनकर हैरान होकर कहा, क्या तुम मेरे पापा को भी जानते थे? घोस्ट किंग ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बेशक, मैंने ही उसे कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया की चट्टान के नीचे धकेला था। घोस्ट किंग को गुस्सा आ गया था। वो कॉन्करर के बारे में जो कुछ भी जानता था उसने लापरवाही से कह दिया। वो समर को डांटना और उसे नाराज करना चाहता था। उसकी बात सुनकर समर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, घोस्ट किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? समर की आंखें क्रोध से भर गई थी। वो अपने पापा को बचाने के लिए कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया की तरफ जाने वाला था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि घोस्ट किंग ने पहले ही उसके पिता को चट्टान के नीचे धकेल दिया था। घोस्ट किंग ने भाव शून्य होकर कहा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है समर? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? यह हेल किंग को मारने की कीमत है। समर को पहले इतना कभी गुस्सा नहीं आया था। उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था और समर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, गला घोट नरक पंच। और उसने तुरंत अपना गला घोट नरक पंच का इस्तेमाल कर दिया। समर को लगा कि घोस्ट किंग को उसके रेड फायर तलवार से मारना अच्छा नहीं होगा। वो उसके शरीर की हर हड्डी तोड़ना चाहता था। घोस्ट किंग भी अचानक जोर से चिल्लाया, घोस्ट किंग पंच। और उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी कस दी। दोनों पंचों की टक्कर हुई और हवा में एक ब्लैक होल बन गया। सब लोग पीछे हट गए, देखकर दंग रह गए कि दोनों पंच कितने पावरफुल थे। इसके बाद समर और घोस्ट किंग दोनों स्थिर खड़े रहे, लेकिन घोस्ट किंग की खोपड़ी प्रेत समर की नरक पंच द्वारा तोड़ दिया गया था। घोस्ट किंग चौंक गया और बोला, ये पंच तकनीक कौन सी थी? वो इतना पावरफुल कैसे है? घोस्ट किंग और उसका हमला बड़ा पावरफुल था। उसका पंच कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज के अपार पावर का मुकाबला कर सकता था, लेकिन अब वो समर के एक ही पंच से हार गया था। समर ने मुस्कुराते हुए अहंकार से कहा, मेरी तकनीक के बारे में जानने के लायक नहीं हो तुम। समर अब समझ गया था कि उसके नरक पंच का इस्तेमाल घोस्ट किंग की घोस्ट फिस्ट का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है। समर ने एक बार और फिर चिल्लाकर कहा, नरक पंच का गला घोट दो। और उसने एक बार फिर जोरदार पंच मारा, क्योंकि वो केवल एक ही हमले को जानता था और घोस्ट किंग के पास बोलने के लिए अब शब्द नहीं थे, क्योंकि नरक पंच ने उसका पूरी तरह से प्रतिकार कर दिया था। नरक पंच का विशेष रूप से घोस्ट किंग जैसे बुरी आत्माओं को हराने के लिए डिजाइन किया गया था। अपने पावरफुल नरक पंच से समर ने घोस्ट किंग को फिर से पीछे धकेल दिया। घोस्ट किंग समर के सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ पंच की तकनीकों से लड़ रहे थे। हालांकि घोस्ट किंग के पास समर की तुलना में ज्यादा पावर थी, क्योंकि वो स्काई घोस्ट एल्डर द्वारा की आत्म साधना तकनीकों से भी लैस था। घोस्ट किंग के मन ही मन में उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ पंच से हमला नहीं कर सकता, वरना मुझे दबा दिया जाएगा। घोस्ट किंग की आंखें चमक उठी। उसने जोर से कहा, घोस्ट आर्मी किंगडम। दुष्ट आत्माओं से निर्मित उसने अपना किंगडम छोड़ दिया था। वर्षों की साधना के कारण उसका किंगडम बड़ा पावरफुल भी हो चुका था। घोस्ट आर्मी किंगडम की सुप्रीम पावर को महसूस करते हुए समर का चेहरा भी गंभीर हो गया था। तभी उसने अपना गुरुत्वाकर्षण किंगडम एक्टिवेट कर दिया। 30 मीटर व्यास वाले किंगडम में एक विशाल काली प्रत ढाल अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन घोस्ट किंग आर्मी में भयंकर घोस्टों की तुलना में अधिक ताकत थी। वो चूसने वाली पावर के बावजूद आगे बढ़ सकते थे। समर ने उसे देखा कि वो उससे दंग रह गया। वो कैसे भी करके उसे छुटकारा पा ले। समर फिर जोर से चिल्लाया,
फायर किंगडम, तूफान किंगडम, और उसने अपने बाकी के दो किंगडम को एक साथ एक्टिवेट कर दिया। जो हेल किंग से लड़ने में समय में अधिक किंगडम था, 30 मीटर के एरिया में आग का एक बड़ा एरिया बनने के तुरंत बाद एक विशाल पवन आकाश अवतरण हो गया। एक साथ गुरुत्वाकर्षण किंगडम, फायर किंगडम और तूफान किंगडम घोस्ट आर्मी किंगडम की तरफ दौड़ पड़े थे। तीनों किंगडमों ने मिलकर इतनी भयानक पावर उत्पन्न की कि घोस्ट किंग सैनिक तुरंत नष्ट हो गए। वो केवल एक किंगडम से घोस्ट आर्मी किंगडम से नहीं हरा सकता था, इसलिए उसने तीनों को एक साथ यूज कर लिया। घोस्ट आर्मी किंगडम के नष्ट होते ही घोस्ट किंग से मुंह के खून की धार निकली और उसने हकलाते हुए कहा, क्या तुमने 3 किंगडम में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली? उसे अपनी प्रतिभा पर बड़ा गर्व था, लेकिन उसने सिर्फ एक ही किंगडम की जानकारी हासिल की थी। एक पूर्व एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर अब एक आत्म साधक के रूप में घोस्ट किंग युद्ध के किंगडमों से काफी परिचित था। घोस्ट किंग के मन में उसने सोचा, समर बहुत प्रभावशाली है, मुझे उसे आज ही मार देना चाहिए। तभी घोस्ट किंग जोर से चिल्लाया, हेल हाउंड ब्लड लाइन टोटम, और उसने अपनी ब्लड लाइन पावर को टोटम को एक्टिवेट कर लिया था। घोस्ट किंग द्वारा एक्टिवेट की गई हेल हाउंड रक्त रेखा टोटम किसी भी क्रूर घोस्ट को खा सकती थी। काले बालों और तीखे नुकीले दांतों वाला एक कुत्ता बदसूरत और डरावना लग रहा था। उसके घोस्ट टोटम को देखते ही समर भी जोर से चिल्लाया, भक्षम टोटम। गंभीर चेहरे के बाद समर ने अपना भक्षम ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दिया था। अंतरिक्ष में ब्लैक होल की तरह सभी एनर्जी को निगलने वाली क्षमता केवल एक विशाल भंवर बना। ये काला भंवर भक्षम टोटलाइम टोटम द्वारा निर्मित हो गया था और इसने हेल हाउंड को निगलने की कोशिश की, लेकिन हेल हाउंड ने खतरे को भांप लिया और बच निकला। ये देखते ही समर के हाव भाव बदल गए। ऐसा लग रहा था कि वह हेल हाउंड डो को अब तक के मिले साकी ब्लड लाइन टोटम से ज्यादा पावरफुल था। जाहिर है कि उसमें एक अलग ही आत्मा थी। उसका भक्षम टोटम किसी भी चीज को खा सकता था, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से पालतू नहीं था, इसलिए भक्षम स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ सकता था। तभी समर के दिमाग में डार्क नाइट एम्परर की आवाज गूंजी। उसने कहा, बेटे, ड्रैगन का खून अभी ब्लड लाइन टोटम के लिए अपशगुन है। अपने ड्रैगन के खून का इस्तेमाल करके हेलहाउंड को वश में करो और फिर उसे खा जाओ। डार्क नाइट एम्परर बड़ा ज्ञानी था और जैसे ही उसने हेलहाउंड डॉग को देखा, उसे पता चल गया कि ये एक सच्चा ड्रैगन ही एंशियंट हेलहाउंड को खा सकता है। समर ने खुशी से झूमते हुए कहा, आत्म साधना की दुनिया में वो बिल्कुल नया और अनुभवहीन था, लेकिन डार्क नाइट एम्परर एक अच्छे मास्टर और दोस्त की तरह उसकी सलाह लेता था। समर ने ड्रैगन ब्लड लाइन टोटम की पावर को एक्टिवेट करने के लिए अपने शरीर में ड्रैगन ब्लड का संचार किया। आकाश में एक सुनहरे ड्रैगन सिर की छाया दिखाई दी। चूंकि उसके शरीर में ड्रैगन के खून की केवल एक बूंद थी, लेकिन केवल ड्रैगन के सिर की छाया ही हेलहाउंड डॉग को हराने के लिए काफी थी। ये जो दृश्य देखकर वो कांप उठा, हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। गोल्डन ड्रैगन सभी जानवरों और दानव जानवरों में सबसे पावरफुल अस्तित्व और सुप्रीम जादुई जानवर था। उसके खून की एक बूंद में हेलहाउंड डॉग को वश में करने की पावर थी। समर को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। हेलहाउंड डॉग की छाया वहीं जम गई और उसका पूरा शरीर कांप उठा। तभी उसने अपने भक्षम ब्लड लाइन टोटम को निगलने का ऑर्डर दिया। इसे खा जाओ। एक रहस्यमय अज्ञात स्थान से जुड़ा एक विशाल काला बोंडर हेलहाउंड डॉग की तरह बड़ा और उसे निगल गया। दयनीय हेलहाउंड डॉग जो स्वर्ण ड्रैगन की छाया से दबा हुआ था, अब भक्षम ब्लड लाइन टोटम द्वारा निगल लिया गया था। हेलहाउंड डॉग की छाया घोस्ट किंग की प्राकृतिक ब्लड और इम्पोर्टेंट ब्लड सार में जम गई थी। उसमें उसकी सारी महान पावर समाहित थी, लेकिन अब यह पावर समर के भक्षम टोटम द्वारा निगल ली गई थी। हेलहाउंड डॉग ब्लड लाइन टोटम को निगलने के बाद भक्षम ब्लड लाइन टोटम समर के शरीर को भरने वाली एनर्जी की एक विशाल लहर में बदल गई। समर के डेंटियन में ताकत तेजी से बढ़ने लगी थी। नीले इंपोर्टेंट कोर को आधा हिस्सा बन गया था। सिर्फ एक आत्म साधक ही इंपोर्टेंट सार को एकाग्र कर सकता था, इंपोर्टेंट सार का निर्माण कर सकता था, जबकि एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर के पास केवल इंपोर्टेंट सार ही होता था। आधा नीला इंपोर्टेंट कोर सच्चे आत्म किंगडम लेवल का एक हाफ स्टेज में प्रवेश करने का संकेत था। एंशियंट हेलहाउंड डॉग ब्लड लाइन टोटम को निगलने के बाद समर ने सच्चे आत्मा किंगडम के लेवल के हाफ स्टेज को
सील को भी तोड़ दिया था। समर ने एक्साइटेड होते हुए मन ही मन खुशी होकर कहा, वाह कितनी पावरफुल एनर्जी है। वो सच्चे आत्म किंगडम लेवल के हाफ स्टेज में अब पहुंच गया था, घोस्ट किंग के एंशिएंट हेलहाउंड ब्लड लाइन टोटम की बदौलत, और वो अब आगे स्टेज में पहुंच चुका था। उसी समय घोस्ट किंग तबाह हो गया, और क्योंकि उसका ब्लड लाइन टोटम निकल लिया गया, वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। तभी समर ने उसकी तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, घोस्ट किंग अब तुम अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते हुए उसने घोस्ट किंग की तरफ बढ़कर एक नर्क पंच मारा। घोस्ट किंग अपने घावों के कारण स्लो रिएक्ट कर रहा था। समर के पंच विला के दरवाजे से जोर से टकराए और उसके दरवाजे में एक छेद हो गया। समर ने अपने ओपोनेंट पर तब तक नर पंच प्रहार जारी करने का इरादा किया, तब तक उसे पता नहीं चला कि उसका लाइफ एलिमेंट केवल 2 या अधिक पंच के लिए पर्याप्त है। नर्क पंच का इस्तेमाल जारी रखकर खुद को थका देने की जरूरत नहीं थी, और वो अभी भी अपने इम्पोनेंट को रेड फायर तलवार से मार सकता था। घोस्ट किंग टूटे हुए दरवाजे से टकराकर विला की जमीन पर गिर पड़ा। घोस्ट किंग की हालत देखकर घोस्ट किंग सेक्ट के सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ भागे। उन्होंने घोस्ट किंग की चिंता में पूछा, सेक्ट मास्टर, क्या आप ठीक हैं? तभी घोस्ट किंग ने अपने 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को समर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ और उसे मार डालो। लेकिन समर तक पहुंचने से पहले उन्होंने अपना सामना पारुल वशिष्ठ और गोपाल मेहता के नेतृत्व में चल रहे फाइटरों से किया। दोनों ने चिल्लाते हुए अपने फॉलोअर्स से कहा, आओ सब लोग घोस्ट किंग सेक्ट की चेलों को मार डालो। पारुल के नेतृत्व में वशिष्ठ परिवार के मेंबर और गोपाल मेहता के नेतृत्व में मेहता परिवार के स्टूडेंट्स उस तरफ बढ़ गए। इधर ये सब आपस में भिड़ने लगे थे। उसके पास जाते ही समर ने अपनी रेड फायर तलवार निकाली और घोस्ट किंग पर वार कर दिया। घायल घोस्ट किंग तलवार की आभा से कट गया और उसका शरीर एक बड़ा घाव बन गया। उस घाव से खून बहता रहा। उसकी हड्डियां भी हवा में दिखाई देने लगी। पीले चेहरे वाले घोस्ट किंग पर भय की लहर दौड़ गई। समर उसके लिए बड़ा पावरफुल था, चाहे वो किंगडम की पावरफुल पावर हो या ब्लड लाइन टोटम की पावर, चाहे फिर पंच तकनीक ही क्यों न हो। तभी घोस्ट किंग को कुछ याद आया और उसने मन ही मन कहा, अरे मैं ये कैसे भूल गया, मेरे पास तो अभी एक क्लोन है। और उसने अपनी आत्मसादा तकनीकों से समर को हराने पर तुलने के लिए राजी हो गया। इस विचार से एक्साइटेड होकर घोस्ट किंग ने एक लाल औषधि से भरा सिरिंज निकाला, अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया और तुरंत 3 घोस्ट किंग की अंडरग्राउंड लेबोरेटरी से बाहर निकल कर आए। लेबोरेटरी से 3 घोस्ट किंग बाहर लेटे घोस्ट किंग से क्लोन थे। जाहिर है कि घोस्ट किंग हेल किंग से ज्यादा पावरफुल क्लोन तकनीक रखता था। उसके सिर्फ एक क्लोन था और यहाँ पर इसके 3 क्लोन थे। ये उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसके क्लोन बड़ी देरी से आए, अन्यथा समर 4 घोस्ट किंग का सामना करते हुए प्राणघात खतरे में पड़ जाता। समर ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, क्लोन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इन क्लोनों से मैं डर जाऊंगा? समर अपने किंगडम लेवल में बेजोड़ था, क्योंकि वो अभी अभी सच्चे आत्म किंगडम लेवल के हाफ स्टेज में भी पहुंच गया था। समर ने धीमी आवाज में कहा, रेड फायर सिल्वर मून, और उसने अपनी रेड फायर तलवार की चौथी और सबसे पावरफुल तकनीक का शुभारंभ कर दिया। उसके साथ ही आकाश में बिजली की लपटें और विशाल लाल चंद्रमा उभरा। जब अग्नि चंद्रमा ने घोस्ट किंग के पहले क्लोन को चलाया तो वो चीख पड़ा। ये वो क्लोन था जो अग्नि ने उसके शरीर के मौजूद दुष्ट आत्माओं को जला दिया था। पहले घोस्ट किंग की तरफ एक नजर डाले बिना समर दूसरे घोस्ट किंग के पास पहुंचा और उसने तलवार से वार किया, जिससे एक तेज एनर्जी निकली और घोस्ट किंग का सिर खून की धार से कट गया। दूसरी घोस्ट किंग के शव को इग्नोर करते हुए समर तीसरे घोस्ट किंग की तरफ दौड़ा। उसने अपनी तलवार घुमाई और तीसरे घोस्ट किंग का सिर भी उड़ा दिया। चारों तरफ खून ही खून बहने लगा। इस समय तक पहला घोस्ट किंग जलकर धूल का ढेर में बदल चुका था। जब तीनों क्लोन मर गए तो घोस्ट किंग के मुंह से दर्जनों से ज्यादा बार खून निकला। उसका चेहरा इतना सफेद हो गया कि वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरते गिरते बचा। घोस्ट किंग के ब्लड सार में एक विशेष विधि द्वारा बनाए गए क्लोन डरावने और पावरफुल थे, लेकिन समर की नजर में वो सारे के सारे कमजोर थे। इसके बाद समर ने घोस्ट किंग की तरफ बढ़ते हुए कहा, घोस्ट किंग, मैंने तुम्हारे सभी क्लोन को मार डाला, अब तुम्हारी बारी है। और एक डरावनी हंसी के साथ
समर घोस्ट किंग की तरफ बढ़ा। उसकी धमकी सुनते ही घोस्ट किंग एक कमरे की तरफ देखते हुए चिल्लाया, स्काई एल्डर घोस्ट, प्लीज मेरी मदद कीजिए। सभी मरते हुए लोगों की तरह घोस्ट किंग भी चाहता था कि कोई उसकी मदद के लिए आए, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि स्काई घोस्ट एल्डर अपनी चोट से पूरी तरह रिकवर करने के कगार पर था। स्काई घोस्ट एल्डर एक सच्चा आत्म साधक था, सच्चे आत्म किंगडम लेवल का एक फाइटर, और वो अपने खुद के सुधार के पहले घोस्ट किंग के जीवन को नहीं बचा पाएगा। तभी उधर समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के घोस्ट किंग का सिर काट दिया। उसने अंतिम पल में घोस्ट किंग भय और घबराहट के साथ भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्काई घोस्ट एल्डर उसकी मदद के लिए क्यों नहीं आया। आखिरकार वो एंशियंट मार्शल वर्ल्ड में स्काई घोस्ट एल्डर का रिप्रेजेंटेटिव था। एक ही तलवार से घोस्ट किंग को मार डालने से समर संतुष्ट नहीं हुआ और वो अपने पापा का बदला लेने के लिए घोस्ट किंग के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगा। समर ने उसको तरफ देखते हुए बुदबुदाते हुए कहा, पापा क्या आपने देखा? मैंने आपके दुश्मन घोस्ट किंग को मार डाला। घोस्ट किंग को मारने के बाद समर की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई, क्योंकि उसने घोस्ट विला के अंदर एक और भयावह स्ट्रॉन्ग उपस्थिति को महसूस किया। पारुल और बाकी लोग अभी भी घोस्ट किंग सेक्ट के टॉप से लड़ रहे थे, जिसे समर को पायल को ढूंढने का टाइम मिल गया। तभी समर पारुल की तरफ देखते हुए बोला, मिस, तुम यहीं रुको और मैं अंदर जाकर पायल को ढूंढता हूँ। वो कहकर घोस्ट किंग विला के अंदर की तरफ भाग गया। विला के अंदर कई कमरे थे। उसे पहले दो कमरों में पायल नहीं मिली, लेकिन तीसरे कमरे के बाहर पहुंचते एक जानी पहचानी उपस्थिति का एहसास हो गया। उसने दरवाजा खोलकर देखा कि पायल बिस्तर पर लेटी हुई है और उसका पेट बच्चे से भरा हुआ है। समर ने चिंता में पूछा, पायल, क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज सुनकर पायल ने आंखें खोली। वो बड़ी चिंतित लग रही थी, बार बार सिर हिला रही थी, मानो उसे भाग जाने के लिए कह रही हो। उसके मुंह में कपड़ा भी ठूंसा हुआ था। समर ने उसके पास जाकर आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो पायल, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूं। तभी अचानक कमरे में एक डरावनी आवाज सुनाई दी, आह, उसे बचाने आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे बचा सकते हो? आवाज सुनते ही समर की नजरें तेज हो गई। उसने एक बूढ़े आदमी को कोने में पालती मारकर बैठते देखा। बूढ़ा आदमी उम्रहीन था और उसका चेहरा मौत के जैसे सफेद था। वो डरावना बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि स्काई घोस्ट का एल्डर था, सच्चे आत्म किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज का पावरफुल फाइटर। समर जानता था कि ये आदमी उसका सबसे बड़ा पावरफुल दुश्मन है, जो हेल किंग, घोस्ट किंग और जापान के 3 सेक्ट परिवारों से भी अधिक पावरफुल। तभी समर ने पावरफुल स्काई घोस्ट एल्डर का सामना करते हुए पायल को रिहा करने की मांग करते हुए कहा, उसे जाने दो। स्काई घोस्ट एल्डर ने ठिठुरते हुए कहा, उसे जाने दो? सपने मत देखो। तुमने मेरे स्टूडेंट्स हेल किंग को मार डाला, इसलिए इस औरत को मरना होगा। ये कहते हुए स्काई घोस्ट एल्डर ने अपनी फिंगर के एक झटके से पायल की तरफ एक काली एनर्जी की धार फेंकी। पायल का आकर्षक चेहरा तुरंत काला हो गया। वो एक चीख के साथ बेहोश हो गई। वो इतना तेज था कि समर को कुछ भी रिएक्ट करने का बिल्कुल समय नहीं मिला। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, काली रोशनी पायल पर पड़ गई। पायल को काला और बेहोश पड़ा देखकर समर गुस्से से भड़क उठा था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, स्काई घोस्ट एल्डर, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारने की हिम्मत की? मैं तुम्हारी जिंदा खाल उतार दूंगा और तुम्हें मरने के लिए भीख मांगने पर मजबूर करूंगा। उसकी बात सुनकर स्काई घोस्ट एल्डर ने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मैंने उसे अभी मारा नहीं। मैंने तो उस पर एक भयंकर घोस्ट का पहरा दिया। अगर तुम 1 घंटे में पहरे को नहीं हटा पाए तो वो, उसके पेट में पल रहे बच्चे और वो दोनों मर जाएंगे। समर ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम बहुत शातिर हो। स्काई घोस्ट एल्डर ने व्यंग करते हुए कहा, तुमने मेरे स्टूडेंट्स को मार डाला, ये मैं उसका बदला ले रहा हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड और बच्चा मर जाएंगे, तुम भी। मैं आज भी तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा। समर जानता था कि उसे 1 घंटे के भीतर स्काई घोस्ट एल्डर को मारना होगा। पायल पर वो घोस्ट का पहरा हटाना होगा, अन्यथा वो मर जाएंगे। तभी उसको अपनी तरफ आते स्काई घोस्ट एल्डर ने एक फीकी मुस्कान के साथ अहंकार से कहा, सच्चे आत्म किंगडम लेवल के हाफ स्टेज में एक कमजोर फाइटर होते तुम मौत को बुला रहे हो?
ये कहते हुए उसने अपना दाहिना पैर समर की तरफ बढ़ाया और बहुत पावरफुल बल के साथ उस पर जा गिरा। समर की तरफ वो पीछे की तरफ उड़ गया था। वो उड़ता हुआ रास्ते में एक दरवाजे से टकराया। उसने दरवाजे से टकराते ही दरवाजा तोड़ दिया। सभी लोग समर की तरफ देखने लगे, जिससे यहाँ तक कि पहुंचने के रास्ते को सभी को हरा दिया था। समर ने उसकी ताकत को देखकर मन ही मन सोचा, क्या ये सच्चे आत्म किंगडम लेवल की पावर है? उसका चेहरा काला पड़ गया था। स्काई घोस्ट एल्डर इतना पावरफुल था कि उससे लड़ना उसके लिए मुश्किल था। एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड में एंटर करने के बाद समर ने अपने रास्ते से आने वाले सभी लोगों पर जीत हासिल की, यहाँ तक कि सच्चे आत्म साधक लेवल पर भी। एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड में वो अब बड़ा अहंकारी भी हो गया था, लेकिन आज उसकी भिड़ंत स्काई घोस्ट एल्डर से हो गई थी और उसको करारा झटका लगा। उसे सच्चे आत्म किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज और सत्य आत्म किंगडम के हाफ स्टेज के फाइटर के बीच का डिफरेंस पता चल गया था। वहीं स्काई घोस्ट एल्डर की आंखों में आश्चर्य की झलक आ गई जब उसने देखा कि समर घायल होने के बावजूद भी अभी खड़ा हो सकता है। इसलिए उसने थोड़ा हैरानी में कहा, ओह, तो तुम अब भी जिंदा हो? ये एक बड़े सच्चे आत्म साधक और सच्चे आत्म किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज का फाइटर था। बड़ा पावरफुल था और आत्म साधक ही नहीं, वो केवल सच्चा आत्म साधक था। तभी उसने अपने पल को समर को एक आत्म साधक की असली पावर एंशियंट मार्शल फाइटर किंगडम के हाफ स्टेज में फाइटर का अंतर को महसूस नहीं होने दिया। समर के लिए सौभाग्य की बात थी कि उसने मॉडल प्रेडेटरी बॉडी की प्रैक्टिस की थी, जिससे उसकी त्वचा मांसपेशियां बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। स्काई घोस्ट एल्डर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, दोस्त, तुम्हारे पास बहुत हाई टैलेंट है जो तुम मेरे वार से इतनी आसानी से बच गए, लेकिन तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही। और ये कहते हुए समर की तरफ आगे बढ़ा। स्काई घोस्ट एल्डर को अपनी तरफ आते आगे देख समर की अभिव्यक्ति बदल गई। वो उसके एक वार से घायल हो चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, रेड फायर सिल्वर मून, और उसने चौथी तकनीक हासिल कर ली। रेड फायर तलवार से निकलने वाली तलवार आभा जहां भी जाती वहां पर दरार छोड़ देती। स्काई घोस्ट एल्डर ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। काली धुंध के एक लहर से लाल लपटों को घेर लिया और उन्हें तुरंत बुझा दिया। समर अब भी भयभीत हो गया था जब उसकी सबसे पावरफुल तलवारबाजी इतनी आसानी से रोक दी गई। स्काई घोस्ट एल्डर के पास न सिर्फ अपार पावर थी, बल्कि वो पंच तकनीक में भी माहिर था। रेड फायर सिल्वर मून के लपटों को बुझाने के बाद स्काई घोस्ट एल्डर ने एक बार और अपने हाथ को आगे बढ़ाया, समर को फिर से उड़ान भरने के लिए भेज दिया। और अब की बार समर जमीन पर गिरा और उसके मुंह से खून भी निकल आया। उसकी ऐसी हालात को देखते ही पारुल उसकी तरफ दौड़ी और उसने समर को संभालने की कोशिश की और कहा, शैडो किंग, क्या आप ठीक हैं? समर ने धीमी आवाज में उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मिस पारुल, स्काई घोस्ट एल्डर बड़ा पावरफुल है, बस मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। पारुल ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तब स्काई घोस्ट एल्डर ने एक्साइटेड होते कहा, ओह, एक और सुंदर, अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो मर जाओगी। एक डरावनी मुस्कान के साथ उसने पारुल पर अपना हाथ बढ़ा दिया। समर इस हमले से बुरी तरह डर गया था। हालांकि वो अपने मॉडल बॉडी से उस बूढ़े के पावर को सामना कर सकता था, लेकिन पारुल उसके सामने कुछ भी नहीं थी। अपने घावों को तेज दर्द को दबाते हुए समर ने पारुल को एक तरफ धकेल दिया और स्काई घोस्ट एल्डर के वार को अपने ऊपर ले लिया। आश्चर्य की बात नहीं कि समर पुनः उड़कर एक दर्जन मीटर ऊपर जा गिरा। उसके मुंह से फिर से खून निकलने लगा, लेकिन इस बार खून और लाइफ एनर्जी की भारी हानि के कारण वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी स्काई घोस्ट एल्डर ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अब तुम अपनी मौत का सामना कर सकते हो। और उसका हाथ समर के सिर की तरफ जोर से बढ़ा। हथेली में बड़ी ताकत थी और वो समर का सिर भी तोड़ सकती थी। पर क्या करेगा अब समर? क्या समर उसके प्रहार से मर जाएगा? क्या ऐसे कोई चमत्कार होगा जो समर को बचा लेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और एक लाइक करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।